अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल स्टिक होंगे इन कंपैरिजन टू बल्क। आपने सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। सॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन भी होता है और अब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी बॉडी के अंदर भी पार्टिकल जाते हैं और सरफेस पर भी पार्टिकल रहते हैं। अगर सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बल्क तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस पर कंसंट्रेशन कम हो जाए इन कंपैरिजन टू बल्क मींस अब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। फिजिबिलिटी का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। एडजॉर्प्शन कब होगा? हमें पता है एडजॉर्प्शन अपने आप होता है। कोई भी सॉलिड मटेरियल अपने सराउंडिंग पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके सरफेस पर अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं, और जो काम अपने आप होगा उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, पहले पार्टिकल्स फ्री थे, अब वो किसी सरफेस पर स्टिक हो रहे हैं, तो जो उसकी फ्रीडम है वो कम हो रही है। अगर किसी की फ्रीडम कम होती है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल एस यहां पर नेगेटिव है क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? स्टिक ऑन सरफेस। डेल एच क्या होगा इस प्रोसेस के लिए? जो पार्टिकल सरफेस पर स्टिक हो रहे हैं वो वंडरवाल फोर्सेज या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से स्टिक हो रहे हैं, और अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल एच यहां पर क्या है? नेगेटिव है। अगर हम किसी प्रोसेस को फेवर करने वाले फैक्टर को देखें तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये डिसफेवर कर रही है। और एंथैल्पी वाला फैक्टर क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। हमें पता है डेल जी क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। फेवर करने वाला फैक्टर अगर डोमिनेंट होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इफ डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस तब प्रोसेस हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस है। ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब टेम्परेचर क्या हो? लो। दिस मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। इसके बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं? एडजॉर्प्शन टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर दो फैक्टर है, एक एंथैल्पी और एक एंट्रोपी। जो फैक्टर फेवर कर रहा है वो डोमिनेट होना चाहिए। डेल एच टी डेल एस से तभी डोमिनेट करेगा जब टी की वैल्यू कम हो। इसका मीनिंग एडजॉर्प्शन लोअर टेम्परेचर पर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिस्ट। व्हाट आर कैटालिस्ट? दो सब्सटेंस which generally speed up the reaction without consuming itself. कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कैसे इंक्रीज करते हैं? कैटालिस्ट हमें एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, मींस वो रिएक्शन का पाथ चेंज कर देते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में कम है। अगर हम किसी भी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ग्राफिकली हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर हम
एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, यहां पर हम ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और हम कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें एक पॉइंट को अचीव करना होता है जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो डिफरेंस होगा इस एनर्जी को अचीव करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पीक पॉइंट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसके लिए, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए। ऐसे ही अगर हम कैटालिस्ट का यूज कर लें तो क्या होगा, रिएक्शन का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो सेम रहेंगे लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए ब्रैकेट में सी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन। अनकैटालाइज्ड के लिए हम सिंपली ये लिख रहे हैं ई सबस्क्रिप्ट ए। तो आप क्या देख रहे हैं, ई कैटालाइज्ड लेस देन ई अनकैटालाइज्ड। जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटालाइज्ड रिएक्शन की वो अनकैटालाइज्ड से कम है, इसलिए रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। अब हम कवर करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। Catalysts do not catalyze. Non-spontaneous reaction. ऐसी कोई भी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो सकती है उनको कैटालिस्ट प्रोसीड नहीं करवा सकता है। कैटालिस्ट डू नॉट कंज्यूम in chemical process, but physical properties like color, state may change. जो कैटलिस्ट हैं वो कभी भी केमिकल प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होते, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे उनका कलर हो गया, पार्टिकल साइज हो गया, वो चेंज हो सकता है। आपने एक पीस डाला, आपको पाउडर की फॉर्म में मिल गया। जब कोई भी सब्सटेंस साइज के बेस पर चेंज होता है तो उसका कलर में भी कुछ वेरिएशन आ सकती है। आपने सॉलिड लिया था कैटलिस्ट, हो सकता है आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल गया। ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। इसका मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज कैटलिस्ट की चेंज नहीं हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। Next characteristics, catalyst
डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, और हम क्या कह सकते हैं, डू नॉट चेंज वैल्यू ऑफ next characteristics, catalyst do not disturb equilibrium, और हम क्या कह सकते हैं, डू नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेशो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। हमें पता है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट अगर के की वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डबल करेंगे तो बैकवर्ड के लिए भी क्या करेंगे, डबल करेंगे। इसका मीनिंग ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, हम एक ही कैटलिस्ट को सभी रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। किसी जगह हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट लेंगे, किसी जगह कॉपर को लेंगे, तो डिफरेंट रिएक्शन के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सभी नहीं बना सकते हैं, कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस भी बना सकते हैं, और पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हमें पार्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए। इसलिए जो कैटलिस्ट है वो क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है। क्लियर? अब हम कवर करने जा रहे हैं कैटलिस्ट टाइप। तीन टाइप के कैटलिस्ट हम मेनली कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी बोलते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। हमें नेगेटिव कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कोई चीज खराब हो रही है, खराब होना हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म जब लाइट और एयर के कांटेक्ट में आती है तो एक पॉइजनस गैस बनती है फॉस्जिन। नॉर्मली क्लोरोफॉर्म को हम मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते थे। अगर फॉस्जिन बन जाए तो उस केस में पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म में इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं। इथाइल अल्कोहल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो उसे हम वहां पर क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इनहिबिट का मीनिंग क्या होता है, स्टॉप करना, रोकना। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन act as catalyst. For example,
अगर आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल इस केस में, प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने यहां पर कोई कैटालिस्ट नहीं लिया है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? H प्लस आयन। और आपने हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में पढ़ा था H प्लस क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। तो बिगिनिंग में रिएक्शन स्लो होगी, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता जाएगा आपको H प्लस आयन मिलते जाएंगे। तो यहां पर H प्लस आयन किसका काम कर रहा है? कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन की स्पीड बिगिनिंग में स्लो होती है, विद टाइम क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्ट किसका काम कर रहा है? कैटालिस्ट का काम कर रहा है। जहां पर प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करे उसे हम क्या कहेंगे? ऑटो कैटालिस्ट, और रिएक्शन को हम कहेंगे ऑटो कैटालाइसिस। क्लियर? अभी हमने कैटालिस्ट को फंक्शनिंग के बेस पर डिवाइड किया है। जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं वो पॉजिटिव कैटालिस्ट हैं, जो कम कर रहे हैं वो नेगेटिव कैटालिस्ट हैं। जहां पर हमें बाहर से कोई कैटालिस्ट लेने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, जहां पर प्रोडक्ट एज ए कैटालिस्ट एक्ट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालाइसिस रिएक्शन। और कैटालिस्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालिस्ट। अब हम अपीयरेंस के बेस पर डिवाइड करने जा रहे हैं। अपीयरेंस के बेस पर जो कैटालिस्ट है वो दो टाइप के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमो का मीनिंग क्या है? सेम। जीनियस का मीनिंग है अपीयरेंस। जहां पर रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिस्ट की जो अपीयरेंस है वो क्या हो? सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस कैटालिस्ट। जहां पर रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिस्ट की अपीयरेंस सेम ना हो, फेज सेम ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? अपीयरेंस और फेज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड कैटालिस्ट आर सेम, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटालिस्ट। जहां पर सेम नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस combine to form SO3 in the presence of नाइट्रिक ऑक्साइड एज कैटालिस्ट। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं? रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिस्ट का जो फेज है, अपीयरेंस है, वो क्या है? सेम है। ये भी गैसेस फेज में और ये भी किसमें? गैसेस फेज में। तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटालिस्ट। क्लियर? जितने भी सॉलिड कैटालिस्ट हैं लाइक निकेल, प्लैटिनम, ये सब क्या होंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा था कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में, 11th ऑर्गेनिक में भी आपने स्टडी किया है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में। तो वहां पर हाइड्रोकार्बन गैसेस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, लेकिन जो आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स है उनकी अपीयरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किसके बेस पर फंक्शन करते हैं? तो हम यहां पर दो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। एक है
इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। सेकंड है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को कौन फॉलो करते हैं? होमोजेनियस कैटालिस्ट फॉलो दिस। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट फॉलो एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट बनाएगा। अब जो इंटरमीडिएट बना है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट, साथ में वापस आपको कैटालिस्ट मिल जाएगा। आपने पढ़ा था कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। तो यहां पर ये कैटालिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहां पर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी यहां पर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर कैटालिस्ट एक रिएक्टेंट का रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बना रहा है, जो इंटरमीडिएट बना है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस हाफ O2 in the presence of nitric oxide as a catalyst gives sulfur trioxide। यहां पर प्रोसेस कैसे प्रोसीड हो रहा है? NO कैटालिस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है? NO2। तो यहां पर NO2 हम क्या कह रहे हैं? एक इंटरमीडिएट है, बिकॉज इट इज नाइदर प्रोडक्ट नॉर रिएक्टेंट। जो रिएक्शन का पार्ट हो लेकिन ना तो रिएक्टेंट हो ना ही प्रोडक्ट हो, हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बना है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा। यहां पर दूसरा रिएक्टेंट क्या है? SO2। तो आपको मिलेगा वापस कैटालिस्ट, साथ में आपको प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां पर क्या है? प्रोडक्ट है। इस तरीके से होमोजेनियस कैटालिस्ट फंक्शन करते हैं। हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेस पर फंक्शन करते हैं। और अभी हमने स्टडी किया था जो सॉलिड कैटालिस्ट हैं वो हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट होते हैं। तो ये कैसे फंक्शन करेंगे? अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी सबसे पहले जो रिएक्टेंट है, यहां पर मैं ए और बी को रिएक्टेंट एज्यूम कर रहा हूं, डिफ्यूज टुवर्ड्स कैटालिस्ट सरफेस। जब ये डिफ्यूज करेंगे तो यहां पर जो कैटालिस्ट सरफेस पर एक्टिव साइट प्रेजेंट है वो इनको अट्रैक्ट करेंगे और एडजॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर एडजॉर्प्शन हो गया। हमें पता है एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एक तरीके से वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है।
जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो उस केस में यहां पर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां कैटलिस्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। नॉर्मली जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हीटिंग भी कर रहे होते हैं और हीट के इफेक्ट की वजह से वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। तो वापस आपको कैटलिस्ट मिल रहा है, साथ में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन के थ्रू रिएक्टेंट को बाइंड करते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैटलिस्ट का काम है एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करना जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में कम हो। यहां पर ये एडजॉर्प्शन के थ्रू इसको कर रहा है, इसलिए इस थ्योरी को हमने क्या कहा है, एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्लियर। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट। नाम से ही हमें पता चल रहा है ये पार्टिकुलर शेप वाले रिएक्टेंट और पार्टिकुलर साइज वाले रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है, सभी के लिए कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता है। जियोलाइट के रिगार्डिंग आपने 11th में पढ़ा था। जियोलाइट क्या होते हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दीज आर अनहाइड्रस सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट with cage-like structure. It can act as catalyst for those which can fit into its pore of specific size and shape. केज का मीनिंग है पिंजरा। वहां पर एक पैटर्न बना होता है, उस पैटर्न से कुछ जो बड़ा होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा, उससे जो छोटा होगा वो उसको क्रॉस करके चला जाएगा। तो यहां पर जब हम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को अनहाइड्रस कर लेते हैं तो उस केस में वहां पर कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये उन्हीं के लिए कैटलिस्ट का काम कर पाएगा जो उसके पोर्स में फिट हो पाएंगे। पोर्स में फिट होने का मीनिंग क्या, उसमें एडजॉर्ब हो पाएंगे। वही एडजॉर्ब हो सकते हैं जिनका शेप और साइज पोर के साइज और शेप से क्या कर जाए, मैच कर जाए। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं ZSM-5। ZSM-5 का फुल नेम क्या है, जियोलाइट sieve of molecular
पोरोसिटी 5। एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उनका एक स्पेसिफिक साइज है, उन साइज के पार्टिकल्स को ये एडजस्ट कर सकता है, अपने पोर में फिट कर सकता है। मीन्स उनके लिए ये कैटलिस्ट का काम करेगा, बाकी किसी के लिए कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट, एंजाइम और बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, नेचर के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, उनको कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिस्ट हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट और एंजाइम। केमिकली अगर हम देखें तो ये क्या है? दीज आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड of high molecular mass, highly specific in nature। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है और ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के हैं। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में नेचर में जो ऑप्टिक एक्टिव सब्सटेंस है उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अगर कोई एंजाइम डेक्स्ट्रो के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो वो लीवो रोटेटरी के लिए वो एंजाइम का काम नहीं कर सकता है। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बायो कैटलिस्ट है वो हाईली एफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल अगर 500 मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर रहा है तो इसकी एक यूनिट मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को कैटलाइज करती है। इसका मीनिंग ये क्या है? हाईली एफिशिएंट है। जो एंजाइम और बायो कैटलिस्ट हैं वो किसके बेस पर काम करते हैं? लॉ की मैकेनिज्म। इसका मीनिंग क्या है? जैसे पार्टिकुलर की पार्टिकुलर लॉक के लिए बनाई गई है, वैसे ही एक एंजाइम पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, अदर के लिए कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। इस सबस्ट्रेट के लिए वही कैटलिस्ट का काम कर सकता है जो इसके इस वैकेंट स्पेस में फिट हो सकता है। तो एंजाइम की शेप अगर कुछ ऐसी है तो उस केस में ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये किसके बेस पर बनेगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। तो यहां पर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट में फिट हो सकता है, इसलिए ये इसके लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। तो जब ये इसमें फिट हो जाएगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब कुछ केमिकल चेंज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अब एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर
जो एंजाइम है उन्हीं सबस्ट्रेट के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं जिनकी शेप इसके अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री हो, बाकी किसी के लिए कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। इसलिए एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एंजाइम के एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, जैसे जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाइमेज यूज होता है। ऐसे ही स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है डाइस्टेज। तो ये कुछ एक एंजाइम आपको याद करने, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज का हम यूज करते हैं।